खामोशी में छिपा है तेहरान का विजय मंत्र। ट्रंप ने रातों रात पलट दिया अपनी ही आर्मी का तंत्र। आर्मी चीफ का पत्ता कटा। काश पटेल की बारी है। ये ईरान से युद्ध है या अपनों से ही गद्दारी है। क्या पश्चिम बंगाल के रणक्षेत्र में महायुद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, या एक तरफ चीन की वो रहस्यमय सैटेलाइट डिप्लोमेसी जिसने बिना एक भी गोली चलाए वॉशिंगटन के चक्रव्यूह को भेद दिया, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का वो खौफनाक फैसला जिसने एक ही रात में पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा दिया। आखिर क्यों युद्ध के बीचों बीच ट्रंप ने अपने सबसे अनुभवी जनरल रेडी जॉर्ज को घर बिठा दिया? क्या काश पटेल की एंट्री और सेना में ये बड़ी सफाई किसी बहुत बड़े और घातक हमले की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ड्रैगन का आर्थिक कवच ईरान को अमेरिका के इस नए और आक्रामक अवतार से बचा पाएगा, या फिर ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट लग रही है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरा और खजूर में हटका। ऐसी ही एक स्थिति आज उन पश्चिमी ताकतों की हो गई है जो ईरान को अलग थलग करने का सपना देख रहे थे। लेकिन इसी बीच ड्रैगन की साइलेंट डिप्लोमेसी ने पूरे खेल का रुख ही पलट कर रख दिया। पश्चिम एशिया के इस दहकते मैदान में जहां बारूद की गंध और मिसाइलों का शोर है, वहां चीन ने बिना ढोल पीटे एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया। बीजिंग ने खुद को आधिकारिक मध्यस्थर तो घोषित नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे से उसने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच उस तनाव को कम करने में महारत दिखाई जिसे दुनिया एक महायुद्ध की आहट मान रही थी। चीन का यह दाव उसे एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है जो बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के दुनिया की नब्ज थामने का दम रखता है। ईरान के साथ चीन के रिश्ते केवल कूटनीतिक नहीं है, बल्कि गहरे आर्थिक और रणनीतिक हितों की बुनियाद पर टिके हैं। और यही वजह है कि आज तेहरान के लिए बीजिंग एक मजबूत ढाल बनकर उभरा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि चीन ने हाल ही के वर्षों में अपनी उस पुरानी नीति को त्याग दिया है जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों से दूरी बनाकर रखता था। आज बीजिंग दक्षिण और पूर्व एशिया से लेकर यूरोप के संघर्षों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन ईरान युद्ध में उसकी भूमिका सबसे खास है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेषकर एशिया की लाइफलाइन कहे जाने वाली तेल की बाजार पर इस युद्ध का जो असर पड़ रहा था उसे चीन ने अपनी सूझबूझ से नियंत्रण करने की कोशिश की। यानी हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज, जहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी स्वीकार करना पड़ा कि चीन ने ईरान को उस नाजुक युद्ध विराम वार्ता के लिए तैयार किया जिसकी उम्मीद दुनिया ने छोड़ दी थी। चीन की इस कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत उसका आर्थिक रसूख है, क्योंकि कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद चीन आज भी ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। इसी आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल करने हुए बीजिंग ने तेहरान को पाकिस्तान में हुई आमने सामने की बातचीत की मेज पर आने के लिए राजी कर लिया। जब युद्ध की ज्वाला भड़की हुई थी तब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने केवल ईरान ही नहीं बल्कि इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई जैसे देशों के साथ सीधे संपर्क की एक लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी। अप्रैल के महीने में ही करीब 30 बार कूटनीतिक संवाद करके चीन ने ये संदेश दे दिया कि पश्चिम एशिया की शांति की चाबी अब केवल पश्चिम के पास नहीं बल्कि पूर्व की ओर भी मुड़ चुकी है। राष्ट्रपति जिनपिंग का नया और मुखर अंदाज इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जंगल के कानून की वापसी के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि सीधे तौर पर उन देशों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता को
ताक पर रखकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए जो 5 सूत्री प्रस्ताव रखा, वो न केवल ईरान की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक व्यापार की स्थिति के लिए भी जरूरी है। जिनपिंग का जोर अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर है, जो ईरान जैसे देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने का नैतिक आधार प्रदान करता है। चीन की कूटनीति एक सोची समझी पैटर्न का काम करती है, जहां वह संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर और राष्ट्रीय अखंडता को ढाल बनाकर अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करते हैं। विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर मानना है कि चीन आज ईरान को न केवल युद्ध रोकने के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि उसे युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्निर्माण और बड़े निवेश का भरोसा भी दे रहा है। ये एक ऐसा लालच या फिर प्रोत्साहन कहेंगे जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। बीजिंग की स्थिति ऐसी है कि वो ईरान को प्रतिबंधों के बावजूद विकास की पटरी पर बनाए रखने का दम रखता है, जिससे तेहरान को किसी भी समझौते में अपनी शर्तों को मनवाने की ताकत मिलती रहे। सऊदी अरब और ईरान के बीच साल 2023 में हुई ऐतिहासिक सुलह ने चीन के कद को पहले ही बहुत ऊंचा कर दिया था। उस सफलता ने यह साबित कर दिया था कि जहां पश्चिमी कूटनीति विफल हो जाती है, वहां चीन का खामोश प्रभाव काम कर जाता है। हालांकि कुछ जानकार इसे चीन का जोखिम मुक्त खेल बताते हैं, लेकिन सच तो ये है कि चीन ने ईरान को वैश्विक मंच पर उस समय मजबूती प्रदान की थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो आग बुझाने वाले की भूमिका में तो थे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहा था कि इस आग की आंच से उसका अपना राजनीतिक हित और उसके सहयोगी ईरान की संप्रभुता सुरक्षित रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन की ये परोक्ष कूटनीति भविष्य के वैश्विक समीकरणों को फिर से लिख रही। बिना शोर मचाए, बिना बड़ी सैन्य धमकियों के बीजिंग ने ईरान युद्ध के बीच खुद को एक ऐसा धुरी के रूप में स्थापित कर दिया है जिसके बिना शांति का कोई भी रास्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। ये देखना दिलचस्प है कि चीन का यह आर्थिक और कूटनीतिक कवच ईरान को आने वाले समय में और कितनी मजबूती देता है, और क्या दुनिया वाशिंगटन के बजाय बीजिंग की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। लेकिन फिलहाल चीन ने साबित कर दिया है कि एक खामोशी भी एक बड़ी ताकत होती है, बेशर्त आपके हाथ में दुनिया की अर्थव्यवस्था की लगाम। इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम एक धागे में पिरोकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि ट्रंप प्रशासन इस समय भीतर की सफाई और बाहर की घेराबंदी की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां चीन की साइलेंट डिप्लोमेसी ईरान को एक सुरक्षित गलियारे देने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही घर में जर्नलों और बड़े अधिकारियों की छुट्टी करके ये जता दिया है कि उन्हें अब केवल हाँ में हाँ मिलाने वाला और उनके विजन के प्रति पूरी तरीके से वफादार लोग ही चाहिए। यानी एक तरह से वो अपनी कठपुतली को चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें अधिकारी नहीं बल्कि कठपुतली चाहिए, जो उनके कहने पर चले, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। आपको बता दें कि सेना के शीर्ष नेतृत्व में इस तरह का अचानक फेरबदल युद्ध के बीच में आमतौर पर नहीं देखा जाता, लेकिन ट्रंप ने जनरल रेडी जॉर्ज जैसे गद्दावर और अनुभवी अधिकारी को रिटायर कर ये साफ कर दिया कि उनके लिए पिछला अनुभव नहीं बल्कि आने वाले समय की कट्टर वफादारी मायने रखती है। ये कदम सीधे तौर पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध की रणनीति को एक और नई, अधिक और आक्रामक दिशा देने की ओर इशारा करता है। व्हाइट हाउस के गलियारों में मची इस खलबली का सबसे बड़ा असर उन संस्थानों पर पड़ने वाला है जो अब तक स्वायत्त मानी जाती थी। चर्चा ये है कि काश पटेल और अन्य मंत्रियों पर होने वाले संभावित एक्शन केवल पदों का फेरबदल नहीं है, बल्कि उस पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ओवरऑल है जो बाइडेन के समय से चली आ रही थी। रक्षा मंत्री पीट हैंगसेट का मानना है कि पुरानी टीम ट्रंप के मिशन में बाधा बन सकती है। इस बात की पुष्टि करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और अधिक अप्रत्याशित होने वाली। जब एक तरफ से ईरान को चीन का आर्थिक और कूटनीतिक सहारा मिल रहा हो, तो ट्रंप का अपनी टीम को बदलना इस बात का संकेत है कि वे किसी भी तरह के लीक या फिर अंदरूनी असंतोष को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। खैर, आप इसी मुद्दे पर
सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। कहते हैं न कहीं का गुस्सा और कहीं और निकाला जाए तो समझ लीजिए कि इंसान अपनी बौखलाहट को डाइवर्ट कर रहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां व्यक्ति एक स्थान या व्यक्ति से उत्पन्न क्रोध या किसी दूसरे निर्दोष या व्यक्ति या वस्तु पर निकालता है। कहते हैं जंग हार हो और मुंह दिखाने लायक स्थिति ना हो तो लोग अक्सर अपने इर्द गिर्द के कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं, अपनी हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हैं। और यही है डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम की कहानी। पूरी दुनिया कह रही है अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है, तेहरान जीत चुका है। इस जंग में तेहरान के पास अपर एज है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं है दुनिया के सामने। लेकिन अंदर खाने वो मान चुके हैं कि अमेरिका की हार हो चुकी है इस लड़ाई में। शांति के ठेकेदार और दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेलने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारियों को एक एक करके ताश के पत्तों की तरह साफ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चापलूस कहे जाने वाले पीट हेग्सेथ इसमें भरपूर साथ दे रहे हैं, क्योंकि पीट हेग्सेथ को डर है कि जब सारे अधिकारी साफ हो जाएंगे तो आखिरी नंबर पीट हेग्सेथ का आएगा। इसलिए पीट हेग्सेथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आर्मी के अधिकारियों की कुर्सी खींच रहे हैं। ईरान से हार के बाद ट्रंप और पीट हेग्सेथ अपने ही अधिकारियों को फायर करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस कदर दिमागी हालत अपना बुरा कर चुके हैं, इस कदर वो परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी ही सेना पर लगातार एक्शन ले रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की टीम, ट्रंप और यूएस आर्मी में सब कुछ ठीक नहीं है। विरोधाभास है, संघर्ष है। यूएस आर्मी, मरीन्स डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही है। सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि ट्रंप ने अपने नौसेना के सचिव को ही निपटा दिया है। जंग के बीच में नौसेना के सचिव को अपने पद से हटा दिया गया। खबर है कि अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन को पेंटागन ने बर्खास्त कर दिया, वो भी बगैर किसी कारण के। और यह तब हुआ जब अमेरिका ईरान की समंदर में खुद घिरा हुआ है, सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। यूएस नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन को हटाया गया। यूएस रक्षा विभाग पेंटागन ने इसकी जानकारी दी। नौसेना सचिव फेलन को ट्रंप प्रशासन ने हटाया है। अमेरिकी घेरेबंदी के बीच फेलन को हटाया गया। होर्मुज और आसपास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के बीच यह फैसला लिया गया है और फेलन को हटाने के पीछे कोई ठोस वजह भी नहीं दी गई। जाहिर सी बात है ट्रंप बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं और घबराहट में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी आर्मी जब जीत रही होती है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, हम लगातार जीत रहे हैं, हम डे वन से जीत रहे हैं, हम जीतते जीतते थक चुके हैं, हमें जीतने की आदत पड़ गई। अगर वो इतना ही जीत रहे हैं तो अपने सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई का मतलब क्या है? फेलन को ऐसे समय में हटाया गया जब अमेरिकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की हुई है। अमेरिका होर्मुज में पूरी तरीके से घिरा हुआ है, लेकिन पेंटागन में, वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में सब कुछ ठीक नहीं है। ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद ट्रंप प्रशासन में कई शीर्ष लोगों का इस्तीफा हो चुका है। फेलन इकलौते व्यक्ति नहीं है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने फेलन के हटने का ऐलान करते हुए अमेरिकी नौसेना में उनकी सर्विस के लिए उनका धन्यवाद कर दिया। हालांकि पार्नेल ने फेलन के इस तरह अचानक जाने के पीछे कोई कारण नहीं बताया। अब वो बताएं कहां से, उनको खुद ही नहीं पता होगा। ये ऊपर से ऑर्डर आया होगा डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से, व्हाइट हाउस से, कि फेलन को हटा दिया जाए। अब पार्नेल को जानकारी हो कि किस वजह से हटाए तो जानकारी साझा करें। पार्नेल का कहना है कि नए कार्यवाहक नौसेना सचिव हग काउ होंगे, जो अब आगे से नेतृत्व संभालेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने? नौसेना सचिव जॉन सी फेलन प्रशासन छोड़ रहे हैं। निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है। युद्ध सचिव और उप सचिव की ओर से हम विभाग और संयुक्त राज्य नौसेना के प्रति उनकी सेवाओं के लिए आभारी हैं। अवर सचिव हग काउ नौसेना के कार्यवाहक सचिव का पदभार संभालेंगे। इतनी सी जानकारी दी और वो चले गए। खबर है कि फेलन के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और दूसरे सैन्य अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं अच्छे थे? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन का विरोध करते थे। वो कहते थे ईरान पर हमला करना पागलपन है, अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिका के बेटी बेटियों को वहां लड़ने के लिए भेजना, उस अंधेरे कुएं में डालना ठीक नहीं है।
और ये विरोधाभास काफी बढ़ चुका था और कहते हैं इसी वजह से उनको हटा दिया गया। पीट हेग्सेथ ने इससे पहले थल सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटाया था। हेग्सेथ ने बीते हफ्तों में कई शीर्ष जनरल, एडमिरल और दूसरे अफसर्स की कुर्सी खा चुके हैं। हालांकि जॉन फैलन का कोई सैन्य बैकग्राउंड नहीं रहा है। उनको 2024 के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना सचिव के पद के लिए नामित किया था। ट्रंप के चुनावी अभियान में फैलन एक प्रमुख दानदाता थे और उन्होंने रगर मैनेजमेंट LLC नाम एक निजी निवेश फर्म की स्थापना की थी। यानी ट्रंप की मदद करने की वजह से उनको नौसेना सचिव का पोस्ट उपहार के तौर पर मिला था। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक जॉन फैलन का संबंध एप्स्टीन से भी था, जिसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने नौसेना सचिव पद से उन्हें हटा दिया गया है। ये तो कहलाने की बात है, अंदर की कहानी तो कुछ और है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना सचिव को हटाने का फैसला पीट हेग्सेथ के कारण लिया गया। पीट हेग्सेथ ने ट्रंप को बताया कि नौसेना सचिव का यह फेल्योर है, जिस कारण ईरान अब तक काबू में नहीं आ पाया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि नौसेना सचिव का नाम 2006 में जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन के पैसेंजर लिस्ट में भी शामिल था। एक और जंग में ट्रंप और अमेरिका की हार, तो दूसरी ओर पीट हेग्सेथ का पेंटागन से अधिकारियों को हटाने का सिलसिला। ये दोनों ही बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं अमेरिका के लिए। इस बदलाव का सीधा संबंध ईरान के साथ चल रहे युद्ध की भावी रूपरेखा से भी है। नौसेना और वायुसेना के बाद अब थल सेना के प्रमुख को हटाना ये दिखा रहा है कि ट्रंप शायद ग्राउंड ऑपरेशंस या किसी बड़े सैन्य बदलाव की तैयारी में है, जिसे पुरानी टीम के जनरल्स शायद जोखिम मान रहे हैं। ईरान के लिए खबर एक दोहरी चुनौती की तरह है। एक तरफ उसे अपनी संप्रभुता बचानी है और दूसरी तरफ अमेरिका के उस नेतृत्व से निपटना है जो अब पूरी तरह से ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और एग्रेसिव डिफेंस के सांचे में ढला हुआ होगा। वॉशिंगटन में हो रहे इन इस्तीफों और बर्खास्तगी की गूंज निश्चित रूप से तेहरान और बीजिंग तक पहुंच रही होगी, जहां अब नई रणनीति के हिसाब से दोबारा प्लानिंग करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, लेबर सेक्रेटरी और आर्मी सेक्रेटरी जैसे प्रशासनिक पदों पर संभावित गाज गिरना ये बताता है कि ये केवल युद्ध के मैदान तक सीमित बदलाव नहीं है, बल्कि ट्रंप अपनी पूरी सरकार की मशीनरी को युद्ध स्तर पर तैयार करना चाहते हैं। जानकारों का कहना है कि ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम में उन चेहरों को लाना चाहते हैं जो ईरान के मुद्दे पर उनके जीतने की शक्ति दिखाए। जनरल रैंडी जॉर्ज का जाना एक ऐसे युग का अंत है जहां पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच एक पारंपरिक तालमेल हुआ करता था। अब जो नई टीम आएगी वो पूरी तरह से ट्रंप के नए एजेंडे को लागू करने के लिए बाध्य होगी, जिसका सीधा असर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की तीव्रता पर पड़ना तय है। तो ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के भीतर चल रही ये राजनीतिक उथल-पुथल और चीन की वैश्विक कूटनीति, दोनों का केंद्र एक ही, वो है ईरान। एक तरफ चीन शांति और बातचीत का 5 सूत्रीय प्रस्ताव रखकर ईरान को युद्ध से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप अपनी वॉर कैबिनेट को फिर से संगठित कर रहे हैं ताकि उनकी पकड़ और मजबूत हो सके। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब अमेरिका की नई और भरोसेमंद टीम मैदान में उतरेगी तो वो चीन की साइलेंट डिप्लोमेसी के साथ कैसे टकराती है। क्या ट्रंप की ये नई टीम ईरान को घुटनों टेकने पर मजबूर कर देती है, या फिर चीन का आर्थिक और राजनीतिक कवर तेहरान को इस महायुद्ध की आंच से बचा ले जाएगा। फिलहाल वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हर कोई अगले वॉर और अगली फैसले की घड़ी का इंतजार कर रहा है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।